दोनों आयन, अगर दोनों आयंस वीक बेस से आए हो तो सॉरी दोनों के दोनों आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हो तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पानी के टूटने से है या सॉल्ट के टूटने से है? हाइड्रोलिसिस में टूटता क्या है? पानी टूटता है। और क्यों टूटता है? तो सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट वाटर से प्रोड्यूस होने वाले किसी आयन के साथ सॉल्ट कंबाइन हो जाता है, जिससे वाटर की रेसिस वाटर की रेसिस बढ़ जाती है। तो देखोगे जब भी कभी कोई सॉल्ट वीक एसिड या वीक बेस, किसी भी सॉल्ट में वीक एसिड या वीक बेस से प्रोड्यूस हुआ आयन होगा, वीक बेस से प्रोड्यूस हुआ है आयन या तो वीक एसिड से प्रोड्यूस हुआ है, तो उस सॉल्ट में देखोगे कि वो सॉल्ट जब भी वाटर में ऐड किया जाएगा वो वाटर के या तो H+ के साथ कंबाइन होगा या तो OH- के साथ कंबाइन होगा, और इससे वाटर की गैसेस बढ़ जाएगी, हाइड्रोगैसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोगैसेस में हेलो सर, बाद में आपके बोलने के बाद नॉइस आ रही, बहुत नॉइज आ रही है। यस सर। अच्छा 2 मिनट रुको। अभी ठीक आ रही है? अभी भी नॉइज आ रही है? अभी कैसा है? हेलो, अभी कैसा है? हेलो, अभी भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है सर, अभी भी है। अच्छा 2 मिनट फिर H+ या OH- के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और इसी फिनोमेना को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अगर एनायन वीक एसिड से आया है तो एनायन की वजह से वाटर की गैसेस बढ़ेगी, और इसको कहेंगे कि ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और सॉल्यूशन में OH- बनेगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में एनायन OH- प्रोड्यूस होगा और सॉल्यूशन बेसिक आ जाएगा। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अगर होती है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस तब होगी जब कैटायन वीक बेस से आया हो, और जब कैटायन वीक बेस से आएगा तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से देखोगे कि कैटायन H+ प्रोड्यूस होगा एंड सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस होने वाले आयन्स हैं तो इनमें कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और अगर कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो वाटर के डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके बिना जितना pH था, इनके बिना जैसा सॉल्यूशन था वैसा ही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब देखो कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात की थी कि कौन सा सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। फिर हम लोगों ने pH कैलकुलेशन पे देखा, जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एनायन A- वाटर के साथ कंबाइन करके Ha+ OH- बना रहा है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb के बराबर है, और इसको समझिए कि ये एक वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो ये सीधा सीधा सोच सकते हो कि ये वीक बेस का केस है। इसका KH या Kb को लिख सकते हो कि KH या Kb इज CH²/1 - H, जहां पे H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो CH²/1 - H। यहां से अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये K = C α²/1 - जैसा है, हाँ ना। अगर H की वैल्यू 0.1 से कम होगी तो हम 1 - H को 1 पुट कर सकते हैं, और अगर 1 - H को 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी √KH/C, और अगर √KH/C की वैल्यू 0.1 से कम होगी तो H = √KH/C मान लिया जाएगा, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कहोगे कि H+ विल बी CH, और CH यानी KH/C का स्क्वायर रूट इंटू C, तो यानी ये वैल्यू C × √KH हो जाएगी।
मतलब C इंटू के एच का स्क्वायर रूट और पीओच की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पीकेबी आ रहा है, अगर आप पीकेबी को के से रिप्लेस करो, के ऑफ एसिड से रिप्लेस करो, तो के ऑफ एसिड देख सकते हैं कि के ऑफ एसिड से अगर रिप्लेस करें तो पीकेबी इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेए। हमें पता है कि के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू और दोनों तरफ नेगेटिव लॉग है, तो पीके प्लस पीके बी इक्वल्स टू पीके डब्ल्यू। तो यहाँ से पीके बी को देख सकते हैं कि वो पीके डब्ल्यू माइनस पीके ए है, और यहाँ से अगर हम करें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, चलिए, हमें क्वेश्चन किया था कि एक सॉल्यूशन है जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी थी और ये सब चीज़ें थी। फिर हमने एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया था कि आपको एसिड का नेचर दिया था और आपको उसके सॉल्ट का नेचर प्रेडिक्ट करना था। चलिए, हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको सॉल्ट का नेचर दिया हुआ जाए, सॉल्ट का नेचर पता हो, जैसे यही वाला पता है कि 0.1 m NaA और 0.1 m NaB, पीएच का ऑर्डर ऐसा है, तो बताओ किस में ज़्यादा H प्लस होगा, फर्स्ट A में या B में? A में ज़्यादा होगा H प्लस, बहुत बढ़िया। किस में ज़्यादा होगा OH माइनस? B में ज़्यादा होगा OH माइनस, हाँ ना। तो बताओ KB किसका ज़्यादा होना चाहिए, A माइनस या B माइनस? B माइनस का ज़्यादा होगा। Ka किसका ज़्यादा होगा? A माइनस का नहीं, HA और HB का। किसका ज़्यादा होगा? HA का ज़्यादा होगा। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? HA ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन दिए गए, 0.1 m सोल्यूशन दिए गए, 0.1 m सोल्यूशन, तो बताओ H प्लस किसका ज़्यादा होगा? H प्लस किसका ज़्यादा होगा? HA का ज़्यादा होगा। और pH किसका ज़्यादा होगा? HB का ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कनेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे। कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच फॉर अ 0.01 m NaA सॉल्यूशन एंड Ka की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 है। हमें Ka दिया हुआ है, HA का Ka दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 12, और NaA की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 m। Na की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है, और K ऑफ HA हमें एसिड का K दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 12। अब देखो, कभी भी K दिया हुआ हो ना, तो KB जरूर निकाल लिया करो। KB अगर आसानी से निकल गया है तो KB एक बार जरूर निकालो। KB ऑफ A माइनस कितना कहोगे? 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर 14 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 12, दैट विल बी 10 की पावर माइनस 2, करेक्ट। अब देखो, 10 की पावर माइनस 2 है, तो क्या ये बहुत वीक बेस है या रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, मतलब बहुत वीक कहा जाएगा, या ये बहुत वीक नहीं है, क्या कहा जाएगा? बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है। अब यहाँ H निकाल के देखो, H कैसे निकालते हैं? तो KB बाई C से निकालते हो। KB बाई C की वैल्यू देखो यहाँ कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1। तो क्या ये अल्फा के बराबर हो सकता है? क्या ये H के बराबर हो सकता है? नो सर। क्या ये H के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये वाला अप्रॉक्सीमेशन तो वैलिड ही तभी होता है जब H की वैल्यू 0.1 से कम आती है, और यहाँ तो H की वैल्यू 1 आ रही है। अल्फा ये कह रहा है कि अल्फा विल बी 100%, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस तो होगी, पर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। अब रिएक्शन भी लिखने की आदत डालो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मान लो A माइनस एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, इससे बनेगा AH या HA और OH माइनस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C मानी जाए, और ये दोनों एक्वस स्टेट में हैं, ये C मानी जाए, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस CH है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो ये बच जाएगा C माइनस CH। ये बनेगा कितना? CH एंड CH, करेक्ट। अब इसका KH या
के एच को क्या लिखोगे? के एच इज के बी, और ये कितना है? के डब्ल्यू अपॉन के है। हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है इसको, हाँ ना? अब देखो हम के एच का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है? सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच, हाँ ना? तो के एच विल बी कितना? सी एच स्क्वायर, और के एच विल बी सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। अब देखो तुम्हें अगर थोड़ा सा ध्यान हो, के एच की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2, हाँ ना? सी की वैल्यू कितनी? 10 की पावर माइनस 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ ना? ये क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू 0। तुम्हें को इसका रूट याद करने को बोला था 0.625, या कितना लिखते हैं? 5/8, हाँ ना? h की वैल्यू 5/8 आ गई, OH माइनस कितना होगा? CH, तो 5/8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिल गया, हाँ ना? तो प्रॉब्लम देखो एकदम सेम टाइप की प्रॉब्लम बनेगी कि h इज इक्वल टू 5/8 और OH माइनस इज 5/8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब POH निकाल सकते हैं, और POH निकाल के 14 से माइनस ही करना है। बात समझ में आई? तो अगर देखो KH की वैल्यू अगर H की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा आ जाती है तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक जो बनेगी वो उसी टाइप की, KH K इक्वल्स टू C एक अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा टाइप की बनेगी, यानी KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H टाइप बनेगी। और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो 2-3 बहुत पॉपुलर क्वाड्रेटिक है वही पॉपअप करती हैं। एक तो 10 H स्क्वायर प्लस H माइनस 1, एक H स्क्वायर प्लस H माइनस 1। ये दो क्वाड्रेटिक बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपअप करेंगी, तो इनके रूट ध्यान रखिए। H मिला तो OH माइनस मिल गया, PH निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आज हम आते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पे। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा? जब कैटायन कहां से आए? हाँ, कैटायन इज फ्रॉम वीक बेस। कैटायन इज फ्रॉम वीक बेस। कैटायन अगर वीक बेस से आ रहा है तो उस केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अब देखिए अगर कैटायन वीक बेस से है, मान लेते हैं एक वीक बेस BOH है, इसका KB डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसका एक सॉल्ट है BCl, ठीक है? अब कंसिडर करो एक सॉल्यूशन ऑफ BCl, कंसिडर ए सॉल्यूशन ऑफ BCl। B मतलब जनरल टर्म है, बेस से आया हुआ टर्म है, और Cl का मतलब है क्लोराइड आयन। अब बताओ यहां पर कैटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, कैटायनिक पार्ट की वजह से हाइड्रोलिसिस होगी, या एनायनिक पार्ट की वजह से हाइड्रोलिसिस होगी? हाँ, इट मस्ट बी द कैटायनिक पार्ट। ऐसा क्यों? बीक्स, हाँ, Cl स्ट्रॉन्ग से आ रहा है तो Cl तो कोई फर्क नहीं करेगा, वाटर को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। डिस्टर्ब करेगा कौन? B+, हाँ, और इसको कहेंगे कि दिस हाइड्रोलिसिस इज अ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगर हम रिएक्शन देखें तो देखो एकदम सेम टाइप की रिएक्शन बनेगी। B+ एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे BOH और वाटर एक्वस, और H+ प्रोड्यूस हो जाएगा, हाँ ना? अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कहोगे KH, और ये KH किसके बराबर होगा? KA के बराबर। और इसका K क्या कहोगे? तो ये KW अपॉन KB ऑफ BOH, ठीक है? अब ये ध्यान रखना है हमें कि हम जो KB कह रहे हैं केवल कॉन्जुगेट बेस के ही कहते हैं। तो KB मतलब इस बेस की बात की जा रही है, तो इस बेस का KB और इस B+ का KA, ये KA इंटू KB शुड बी इक्वल टू KW। अब देखो ट्रीटमेंट करते हैं इसका। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली C मान लिया, तुम्हें लगेगा कि एक ही चीज़ मैंने 4 बार पढ़ाई है। इनिशियली C मान लिया, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मान लेते हैं,
H मान लो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, कितना बनेगा, कितना कंज्यूम होगा, CH बचेगा, C माइनस सी एच, यस C माइनस सी एच, ये कितना बनेगा, CH, ये कितना बनेगा, CH, फिर क्या हुआ, फिर वही बन गया, चौथी बार वही काम, KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, और KH की वैल्यू देखो, ये KA ऑफ B प्लस के बराबर है या KW अपॉन KB ऑफ BOH के बराबर है। अब फिर से सेम एजम्पशन, सेम सब कुछ, इफ रूट KH अपॉन C इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 देन H इक्वल्स टू रूट KH अपॉन C, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहोगे, रूट C इंटू एच लिख लो तो ये मिल जाएगा तुम्हें C इंटू KH, हाँ है ना, और ये तो एकदम वीक बेस जैसा ही, वीक एसिड जैसा हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस ऑक्सी। PKH को क्या लिख सकते हो, PKH इज PKA, हाँ है ना, तो ये लिख सकते हैं हाफ PKA ऑफ किसका, तो B प्लस माइनस ऑक्सी। अब PKB, इसको अगर हम PKB के टर्म में लिखना चाहें, PKW माइनस PKA, सॉरी PKB, PKA ऑफ B प्लस को क्या लिख सकते हो, PKB ऑफ BOH माइनस ऑक्सी, यही फॉर्मूला आया, यहीं से सीधा डिराइव कर सकते हो, बस यहाँ पे पुट कर दो कि PKA ऑफ B प्लस प्लस PKB ऑफ BOH इक्वल्स टू PKW, हो गया काम। तो देखो एसिड वाला कॉन्सेप्ट है वही वीक एसिड वाला, और उसमें PKA प्लस PKB इक्वल्स टू PKW, उसी कॉन्सेप्ट को डाल के बार बार ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला पॉपअप कराएंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो pH में गया, ये फॉर्मूला वैलिड कब होना चाहिए, हाँ रूट KH बाई C, और KH को क्या लिख सकते हो, KH इज KW अपॉन KB, हाँ है ना, तो KW अपॉन KB इंटू C की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.1 होनी चाहिए, या ज़्यादा बढ़िया से याद रखो कि K बाई C की वैल्यू 0.1 से कम होनी चाहिए। ये वीक एसिड का केस है, पूरा ट्रीटमेंट वीक एसिड जैसा, बात समझ में आई। बस यहाँ अल्फा को H कह रहे हैं और Ka जो आ रहा है उसको KW अपॉन KB लिख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ml 1m HCl and 800 ml 0.25m NH4OH। प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम पहले पेन कॉपी पे सॉल्व नहीं होती, पहले दिमाग में सॉल्व होती है, तो पहले उसको सोचिए क्या करना चाहिए। हाँ, ये पहले तो बेस है, वीक बेस, ये इसमें ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, हाँ है ना। अब देखो सॉल्ट बनेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, हाँ है ना। अच्छा सॉल्ट बनेगा तो हमें मोल एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो सबके मोल्स निकालियो और टोटल वॉल्यूम निकालियो, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालियो, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी तो बताओ सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl, वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ केटानिक हाइड्रोलिसिस है, हाँ है ना। तो pH इज इक्वल टू हाफ PKA माइनस ऑक्सी चलेगा, और K भी दिया हुआ है, K निकाल लो, वैल्यू पुट करो, हो गया, ठीक है। तो बस एड ऑन पार्ट क्या है कि NH4OH एक्वस प्लस HCl एक्वस, ये दोनों रिएक्ट करके NH4Cl एक्वस बनाते हैं। अब देखो जब भी कभी तुम्हें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मोल्स या मिलीमोल्स दिए जाते हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो,
एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मिलीमोल्स अगर गिवन होते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलीमोल निकालते हैं। 100 ml 1 m HCl, यानी इसके मिलीमोल, सॉरी 200 ml 1 m HCl, तो इसके मिलीमोल हो गए 200 HCl। इसके मिलीमोल देखो कितने आ गए, 0.25 को 1/4 लिखो, दैट इज 200 मिलीमोल। फाइनल मिलीमोल क्या होंगे, तो खत्म, ये कितना 200 मिलीमोल। आई बात समझ में। अब एक कांड होता है हमारे साथ कि हम अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन गलत बता देते हैं। अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, 200 प्लस 800 1000। अब ये मिलीमोल निकाला है, तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मोल्स मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर मुझे मोलैरिटी देगा। मैं लीटर से डिवाइड नहीं करूंगा पहले तो। दूसरी बात, ये 200 अपॉन 1000, ये वैल्यू आ गई 1/5। फ्रैक्शन में रहो, बहुत चाहिए। अब के तुम्हें पता है, के भी पता है, और केस क्या है, तो अमोनियम आयन, यहाँ अमोनियम आयन क्या करेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा। तो अमोनियम आयन वाटर के साथ, अमोनियम आयन प्लस वाटर, ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। सही, क्या ये न्यूट्रिएशन का ऑपोजिट है ना। हाइड्रोलिसिस को कहते हैं कि ये न्यूट्रिएशन की रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन भी है। अब किसी के दिमाग में ऐसी बात आ रही है क्या कि बेस भी है और सॉल्यूशन एसिडिक भी है ना, पर क्या बेस के होने की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक होता है या बेस के डिसोसिएशन की वजह से होता है, डिसोसिएशन की वजह से होता है। अब इसको सोचो कि बेस बहुत कम मात्रा में है और ये कॉमन आयन इतना ज़्यादा मात्रा में है कि इसका डिसोसिएशन होता, इसका डिसोसिएशन नहीं होता। उल्टा क्या है, ये OH माइनस के साथ कंबाइन होकर बैक आया है ना। तो अगर ये आयनाइज करेगा तब जाके बेसिक होगा, पर ये आयनाइज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये है। आई बात समझ में। तो अब देखो इसका KH लिखोगे, KW अपॉन KB। KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KH कितना है, 10 की पावर -9। KH मिल गया। KH की वैल्यू क्या KB के बराबर, K के बराबर भी होगी, तो इसका K मिल गया। K की वैल्यू 10 की पावर -9 और अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 1/5 है। क्या कहते हो, वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफ़ी वीक है। 10 की पावर -9 m जा रहा है, काफ़ी वीक है ना। H की वैल्यू क्या लगता है, 0.1 से कम आएगी, काफ़ी कम आएगी, 10 की पावर -9 है ये, है ना। तो H की वैल्यू तो 0.1 से कम आनी ही आनी है। तब pH का फॉर्मूला यूज़ करो, वीक एसिड का pH इज हाफ pKa माइनस log C। अब हाफ pKa कितना, 9 माइनस log C, log 1/5 इज माइनस log 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। log 1/5 को माइनस log 5 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, log 5 इज 0.7, 9 प्लस 0.7, 9.7/2 कितना, 4.85 है ना। तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी कितना, 4.85। अच्छा, अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई न्यूट्रिलाइजेशन पॉइंट, जब भी कभी एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो pH सॉल्यूशन का क्या होता होगा। तो अगर HCl और NaOH न्यूट्रलाइज होंगे तो pH कैसा होगा फाइनल सॉल्यूशन का। HCl और NaOH न्यूट्रलाइज हो गए हैं पूरी तरीके से, तो वो तो प्योर वाटर है, और NaCl तो पानी पे कोई फर्क करता नहीं है, तो उसका pH कितना होगा, 298 केल्विन पे 7 के बराबर। अगर कोई वीक बेस न्यूट्रलाइज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक बेस न्यूट्रलाइज हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन H+ प्रोड्यूस होगा,
और कैटायन H+ प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक। सॉल्यूशन देखो एसिडिक आ रहा है, हाँ है ना। अगर एसिटिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में? सर ये क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले NH4 का NH4 फिर मतलब HCl का क्रिया करा दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी कंसंट्रेशन निकाल ली NH4 की। हाँ देखो, हमने देखा कि सॉल्यूशन में NH4Cl बन रहा है और NH4Cl बन रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन एसिडिक हो जाना चाहिए और एसिडिक सॉल्यूशन में क्योंकि NH4Cl बन रहा है केवल, ये दोनों पूरी तरीके से खत्म हो गए तो NH4Cl की हाइड्रोलिसिस होगी और आगे हमने फिर हाइड्रोलिसिस कंसिडर किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH ऑफ 0.01 m BCl सॉल्यूशन एंड Kb ऑफ BOH इज इतना। चलिए फटाफट ट्राई करिए। कॉपी पेन पे कम से कम, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बिना इसको सॉल्व किए भी आंसर बता सकता है, बिना कॉपी पेन पे सॉल्व किए। H की वैल्यू क्या आ रही है, Kb/C की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी Kb इतना है तो हमें KH की वैल्यू कितनी आएगी, KH इज 10⁻², हाँ ना। रूट KH/C की वैल्यू कितनी आ गई, 1, हाँ ना। 1 आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक कैसी बनती है इसकी, CH² / 1 - H, CH² / 1 - H, ये क्वेश्चन बनेगी। अब देखो KH की वैल्यू कितनी है, -2, C की वैल्यू कितनी है 10⁻², तो 10⁻², कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका रूट क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक बन गई H² + H - 1 = 0, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 5/8 और यहाँ पर H+ कितना आ जाएगा, तो 5/8 × 10⁻², H+ = CH, हाँ ना। 5/8 × 10⁻², pH कितना 2 - log 5/8 या प्लस log 8/5 कर दें। log 8 इज 0.9, log 5 इज 0.7, pH की वैल्यू आ गई 2.2। log 8 इज 2 का क्यूब 0.9, log 5 इज 0.7, तो log 8 - log 5 2.2 आ जाएगा। तो हम pH बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर ये एजम्पशन वैलिड नहीं होता है तो भी बहुत दिक्कत नहीं है, फटाफट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, H निकालना है और H से आपको CH की यूज़ करो और pH बता दो, हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक और बात करते हैं ज़रा। अब देखो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन एसिडिक, एनायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन बेसिक। अब देखिए अगर कोई सॉल्ट पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का है तब क्या होगा। जैसे मान लो एक सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ Na3A, Na3A का सॉल्यूशन ले लिया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na3A इज Cm और H3A के 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट हैं, Ka1, Ka2 और Ka3। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा होगा इनमें से, Ka1, सबसे छोटा Ka3, सबसे छोटा होगा Ka3 और सबसे ज़्यादा होगा Ka1। अब देखो अगर हम इनके कॉन्जुगेट्स की बात करें, कॉन्जुगेट्स, अगर हम इनके कॉन्जुगेट की बात करें, कॉन्जुगेट बेस यानी A- की बात करें या
Kb की बात करें तो बताओ Kb सबसे ज़्यादा किसका होगा? K3 से जो आएगा उसका Kb सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो जब ये हाइड्रोलिसिस होगी तो ये एक ही बार में हाइड्रोलिसिस होगी या 3 पार्ट में हाइड्रोलिसिस होगी? 3 पार्ट में। जैसे ये डिसोसिएट 3 पार्ट में करता है वैसे ही हाइड्रोलिसिस भी 3 पार्ट में होगी। तो देखो एक्वस, इसको लिखोगे वाटर के साथ। अब ध्यान से देखना, टर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनेगा Ha2- और साथ में बनेगा OH-। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। अब देखो KH1 ये पहली हाइड्रोलिसिस है ना, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस है इसकी, तो इसको कहोगे KH1, हाँ ना। KH1 किसके बराबर होगा? KW अपॉन कौन सा K? पहला, दूसरा या तीसरा? K1 होगा या K2 होगा या K3 होगा? K1 क्या होता है? तो H3A जब डिसोसिएट करेगा तो वो K1 है। H3A जब डिसोसिएट करेगा, पहला H+ जब यूज करेगा तो इसको कहोगे कि ये H2A- बनाएगा, तो ये K1 है, हाँ ना। जब ये दूसरा यूज करेगा तो क्या कहोगे? K2 है। और जब तीसरा यूज करेगा तो K3 है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कौन सा K लेना चाहिए? K3। यहाँ इसके Kb की बात हो रही है ना, हाँ है ना, तो कौन सा होना चाहिए? K3। चलिए, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में H मान लेता हूं। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में H मान लेता हूं, H1 मान लेता हूं, ठीक है। ये C है इनिशियली। इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा ये हो जाएगा C- CH1, ये बन जाएगा CH1, ये बन जाएगा CH1, हो जाएगा। पर ये जो बना ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है। अब इसके बारे में सोचना है। Ha-2 एक्वस अगर फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, फर्दर हाइड्रोलाइज होता है तो ये बना देगा Ha- एक्वस और क्या बनाएगा? OH-। इसकी हाइड्रोलिसिस को कह रहा हूं मैं KH2। अब इसको बताओ, इसको KW अपॉन K1, K2 या K3? K2। Ha2 से Ha- यानी Ha- से Ha2 बनता है तो उसको क्या कहते हो? HA से सॉरी हाँ HA से Ha2- बनता है तो उसको क्या कहते हो? या सॉरी H2A- से Ha-2 बनता है तो उसको क्या कहते हो? K2। तो ये वाली को क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? Kb2। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस बताना हो तो क्या करोगे? KH अपॉन K2 करोगे, KW अपॉन K2 करोगे। तो यहां हमें KW अपॉन K2 करना चाहिए। अब बताओ कौन सा KH1 ज्यादा होगा या KH2 ज्यादा होगा? KH1 ज्यादा या KH2 ज्यादा? जैसे ये 10⁻³ है, या 7 है, या 10⁻10 है, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 10⁻4। और ये 10⁻7 है तो ये कितना आएगा? 10⁻7। तो कौन सी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली। तो क्या लग रहा है, OH- केवल पहली हाइड्रोलिसिस से मानना चाहिए या दूसरी से मानना चाहिए? केवल पहली से मानना चाहिए। अब देखो ये है इनिशियली CH1, ये है साथ में पहले से बना हुआ है CH1। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने H2 मान लिया, तो बताओ ये कितना डिसोसिएट करेगा? CH1 इंटू H2, और बचेगा कितना? CH1 माइनस CH1H2, और CH1 को कॉमन ले लें तो CH1 इंटू 1 माइनस H2। ये कितना और बन जाएगा, सॉरी कितना बन जाएगा? तो CH1H2। ये कितना बन जाएगा? CH1 प्लस CH1H2। तो CH1 प्लस CH1H2
हाँ, तो ये आ जाएगा 1+H2, हाँ है ना। अब देखो ये जो Ha-2 है ये भी फिर से हाइड्रोलाइज होगा। अगर कहा जाए तो हाइड्रोलाइज तो इसको भी होना चाहिए। तो अगर ये भी हाइड्रोलाइज होगा तो ये हाइड्रोलाइज होकर H3A बनाएगा और OH- बनाएगा, ठीक है। अब देखो Ha- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है, तो ये है CH1H2, OH- हो चुका है CH1 1-H2 1+H2, ये हो गया KH3। इसका KH3 को क्या कहोगे, KW/K1। अब देखो यहाँ की हाइड्रोसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस H3 मान लो। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस H3 है तो हम इक्विलिब्रियम पे कह सकते हैं कि ये बच जाएगा CH1H2 1-H3, ये बन जाएगा CH1H2H3। जैसे हमने पॉलीप्रोटिक का केस किया था वैसा ही केस बन रहा है क्या एकदम। और ये बन जाएगा CH1 1+H2+H2H3। इसमें ये टर्म ऐड होगा, इसमें भी ये टर्म ऐड होगा, और ये टर्म अगर ऐड हुआ तो यहाँ से CH1 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया H2H3। हाई बात समझ में। अब देखो, अब आते हैं कांस्टेंट्स पे। हमें पता है कि पॉलीप्रोटिक एसिड में Ka1 विल बी बहुत ज़्यादा देन Ka2 एंड Ka2 विल बी बहुत बहुत ज़्यादा देन Ka3। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हज़ार का फैक्टर होगा उसमें। अब अगर KH1 देखा जाए, KH1, KH2 और KH3 क्या कहोगे। KH1 बहुत ज़्यादा है। KH1 की वैल्यू, KH1 अच्छा रुक जाओ। अब हम बात कर रहे हैं इसकी KW/K1, KW/K2 और KW/K3। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, KW/K3। K3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब KW/K3 को क्या कहते हैं, KH1 कहते हैं। ये फर्स्ट हाइड्रोसिस कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। A-3 की जो हाइड्रोसिस हो रही है तो ये फर्स्ट हाइड्रोसिस कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये KH1 KH3, ये होगा KH2 और ये होगा KH3 KH1, सबसे ज़्यादा होगा KH1। अब देखो ये पॉलीप्रोटिक पूरा पॉलीप्रोटिक का ही केस बनता जा रहा है, ठीक है। आप सीधे सीधे मान लो कि ये पॉलीप्रोटिक बेस है, हाँ है ना। पॉलीप्रोटिक बेस होगा तो H+ कहाँ से कैलकुलेट करोगे, केवल फर्स्ट डिसोसिएशन से OH- कैलकुलेट करोगे, हाँ है ना। अब बाकी हम ये कह सकते हैं कि अगर H1, H3 और H2 में कंपेयर किया जाए तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, H1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, H1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, H2 की वैल्यू काफ़ी कम होगी और H3 की वैल्यू सबसे कम होगी। यानी 1+H2 या 1-H2 को हम 1 ले सकते हैं, हाँ है ना। 1+H2H3 को भी क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन है, OH- इज CH1 1+H2+H2H3। H2H3 ये सब 1 से कम है, सब 1 से कम है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो और कम हो जाएगी, हाँ है ना। ये वैल्यू और कम हो जाएगी तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, CH1 हो गया। अगर हमें Ha-2 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी हो, Ha-2 ये है, हाँ है ना। Ha-2 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी हो तो Ha-2 इसको लिखोगे, ये CH1 1-H2 है, इसको हम CH1 लिख सकते हैं, हाँ है ना। pH बताना हो या pOH बताना हो तो pOH बताने के लिए कंसिडर OH- कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट हाइड्रोलिसिस होगी, केवल पहले हाइड्रोलिसिस से ही OH- को कंसिडर करो। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस
ये बात पहले से कंसिडर करो। और POH को लिख सकते हो कि POH इज हाफ PKH1 माइनस ऑक्सी। हाँ है ना? अरे आप ये बात समझ में आ रही है? और pH करेंगे तो उसको PKW से, इसको PKW में से माइनस करोगे, PKW माइनस हाफ PKH1 को लिख सकते हैं कि ये PKW माइनस PKA3 माइनस ऑक्सी है। ये बात समझ में आ रही है? PKH1, KH1 कितना है? KW अपॉन KA3, हाँ है ना? तो PKH1 को क्या लिख सकते हो? PKW माइनस PKA3। और ये भी फॉर्मूला देखोगे, ये सीधा वही वाला फॉर्मूला बन गया कि हाफ PKW प्लस PKA3 प्लस ऑक्सी। तो वही जो फॉर्मूला बनता है हमारा हाइड्रोलिसिस का मोनोबेसिक एसिड से या मोनोप्रोटिक एसिड से जो एनायन आता है उसकी हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी बनता है। बस एक फ़र्क है, यहाँ क्या होना चाहिए? KA3 होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ KH1 होना चाहिए, बट ये ध्यान रखना कि PKH1 इज PKW माइनस PKA3 है। ठीक है, केवल जो तीसरा वाला आया वो कंसिडर करना है। अब इसको एक और अप्रोच से समझो थोड़ा सा। ये और ये, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग, इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है इनमें से? A-3, HA-2 और HA-3, जिसका KB जितना ज्यादा होगा, तो अगर हम KB कंपेयर करें तो KB ज्यादा होगा A-3 का, फिर होगा HA-2 का, और फिर ज्यादा होगा H2A- का। सॉरी उल्टा हो गया। अगर हम KB की बात करें तो KB सबसे ज्यादा होगा A-3 का, फिर होगा HA-2 का, और सबसे कम होगा H2A- का। तो ऐसा मान लो कि यहाँ तीन बेस आए हुए, तीन बेस सॉल्यूशन में बन रहे हैं। एक ये बेस है, एक ये बेस है, और एक ये बेस है। pH कैलकुलेट करने में कौन से बेस की हेल्प लोगे? जो सबसे स्ट्रॉन्गर है। बाकी वाले तो ये बहुत कमजोर बेस है, इनसे आने वाले OH मास को इग्नोर करेंगे, और इनसे आने वाले OH मास को इग्नोर करोगे तो सीधा POH इक्वल्स टू सीधा लिखोगे कि POH इज इक्वल टू हाफ PKH1 माइनस ऑक्सी। ठीक है, बस ट्रिक बस इतना होता है कि KH1 में Ka1 ले लेते हैं हम, जबकि वो Ka1 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Ka3 होना चाहिए। सर हाँ सर, आपने पीएच के बाद क्या बताया? आपकी स्क्रीन चली गई थी मेरे में। रिकॉर्डिंग देखना एक बार। देखो सीधा समझियो कि अगर ये वीक बेस का केस चल गया है, HA-3 जो है ये एक वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, तीनों वीक बेस है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, इन वीक बेसिस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो हम इसी से OH माइनस कंसिडर करेंगे और इसी की हाइड्रोलिसिस कंसिडर करोगे, और POH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस ऑक्सी करोगे। इसका ध्यान रखना है कि KH1 है तो Ka1 नहीं लेना है, Ka3 लेना है। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करनी है तो क्या होना चाहिए? तो ये रूट KH1 की वैल्यू, KH1 अपॉन C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 0.1 से कम है तो फॉर्मूला वैलिड है, हाँ है ना? और यही क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला वैलिड ना हो तो क्वाड्रेटिक एंजॉय करेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, ध्यान रखना है, ऑल द स्पीसीज इन 0.1 m Na3PO4 सॉल्यूशन। ध्यान से पहले आप क्वेश्चन का डेटा देखियो। Na3PO4 का सॉल्यूशन है। Na3PO4 के सॉल्यूशन में बताओ मुझे कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी? कैटायनिक या एनायनिक? अरे किस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस?
किसकी वजह से किसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होगी? Na की वजह से या PO4 3 माइनस की वजह से? अरे Na+ कहाँ से आ रहा है, कुछ याद है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? NaOH, बुरा मान जाएगा नहीं, H3PO4 वीक एसिड है। आई बात समझ में? तो फॉस्फेट आयन की वजह से हाइड्रोलिसिस होगी। सॉल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए? बेसिक। अच्छा, यानी ये तो वीक बेस का केस है। ये ऐसा सोच सकते हो कि वीक बेस, वो वीक में कौन सा, मोनोबेसिक या ट्राई बेसिक? ट्राई बेसिक वीक बेस का केस है, हाँ है ना? ट्राई बेसिक वीक बेस का केस है। चलिए हम H+ कहाँ, OH- कहाँ से लेते हैं मेनली? पहले वाले से। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं A-3 प्लस वाटर लिक्विड, और हमने लिख दिया क्या? AH2 माइनस और लिख दिया BOH, अरे OH माइनस। अब ये बताओ इसमें कि इसका KH1 कितना? KH1 कितना? -2। अब 10⁻⁻² है और ये कैसा है? सॉल्ट ऑफ कौन सा? ट्राई बेसिक एसिड। अब यहाँ 3 पार्ट में हाइड्रोलिसिस होगी, पर कौन पीएच कैलकुलेशन के लिए कौन सी हाइड्रोलिसिस कंसिडर करोगे? केवल पहली वाली, हाँ है ना? तो फॉर पीएच कैलकुलेशन कंसिडर ओनली फर्स्ट हाइड्रोलिसिस। फॉर पीएच कैलकुलेशन कंसिडर ओनली फर्स्ट हाइड्रोलिसिस। अगर केवल फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करेंगे तो H1 की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट KH1/C कितना आ रहा है? फॉर्मूला यूज करने से पहले हम KH1/C यूज करते हैं। अब KH1 10⁻⁻² है, अपॉन कितना? 10⁻⁻1, यानी कितना हो गया? तो रूट 10⁻⁻1, ये कितना होता है? 0.314 होता है ये तो। यानी ये वैल्यू क्या आ रही है? ये तो 0.1 से ज़्यादा आ रही है, और 0.1 से ज़्यादा आ रही है तो क्या इसको अल्फा मान सकते हो? 0.1 से ज़्यादा आ रही है तो क्या इसको H मान सकते हो? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? KH = CH²/1 - H, यही बनेगी। अब देखो KH की वैल्यू कितनी? हाँ, यहाँ ध्यान देना, KH की वैल्यू Ka3 से निकाली जाएगी। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? अभी आ रही है? ये सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा देखो, KH की वैल्यू 0. इस तरीके से देख रहे हैं तो KH1/√C की वैल्यू 0.314 आ रही है। अब वैल्यू 0.314 आ रही है तो ये तो 0.1 से बहुत ज़्यादा है, और 0.1 से अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्या कहोगे? ये H नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अब KH की वैल्यू कितनी? तो KH की वैल्यू KW/Ka3 है, हाँ है ना? KH की वैल्यू KW/Ka3 है, तो KH इज KW/Ka3, तो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 और Ka3 की वैल्यू 10⁻⁻12, यानी KH1 की वैल्यू 10⁻⁻2। अब KH1 की वैल्यू अगर 10⁻⁻2 है और C की वैल्यू देखो 10⁻⁻1 है, H² / H, क्या बन गया? ये तो 10H² + H - 1, हाँ है ना? रूट क्या आएगा? 0.27। H = 0.27। OH माइनस कितना? CH कितना हो जाएगा? 27 × 10⁻⁻3, हाँ है ना? POH कितना?
pH is नेगेटिव योग ऑफ 27 इंटू 10 की पावर 3, 27 इंटू 10 की पावर -3, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस योग 27। कैलकुलेट मत करो। अच्छा, pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस करोगे तो 11 प्लस योग 27, योग 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, हाँ है ना? तो 3 योग 3, योग 3 की वैल्यू 0.48, 0.48 का थ्राइस कितना? 1.44 प्लस 11, यानी ये तो हो गया कितना? 12.44। ठीक है, 12.44। तो देखो दो कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दी थी इस प्रॉब्लम में। पहली कॉम्प्लिकेशन थी कि k की वैल्यू, K3 की वैल्यू 10 की पावर -12 दे दी थी। तो यहाँ पर क्या था? ये h इज इक्वल टू √KH माइनस √KH1/c सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये सेटिस्फाइड नहीं था। अब ये सेटिस्फाइड नहीं था तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके h निकाला, और अगर ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस h है तो ये कितना होता है? ये तो CH होता है। ये कितना होगा? CH1, और ये कितना बचेगा? C माइनस CH1। तो OH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया, तो H मिल गया, H से OH माइनस मिल गया, OH माइनस से POH निकाला, POH से pH मिल गया। तो हमने दो चीज़ें, एक तो pH निकाला, अच्छा pH ही निकाला, H निकाला। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज बतानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH-2 कितना होगा? CH1। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH-2, और ये दोनों CH1 के बराबर है, और ये दोनों अगर CH1 के बराबर है तो कितना होना चाहिए? हाँ, 2.7 इंटू 10 की पावर -2m के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आयंस बचे उनकी बात करते हैं। अभी H-2 भी हाइड्रोलाइज करेगा वाटर के साथ। एक बस इसको रखें कि ये H2A माइनस प्लस OH माइनस है ना? अब देखो OH माइनस की हमने, इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी CH1 कह दी, है ना? अब ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट करेगा, पर इतना ही डिसोसिएट करेगा कि ये CH1 ही रह जाएगा और ये भी CH1 ही रह जाएगा। अब इसका KH2 लिखोगे कितना? KW/Ka2, और Ka2 कितना है? -7, 10 की पावर -7, तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -7। अब देखो KH2 को कह सकते हो कि ये H2A माइनस और OH माइनस और HA-2 के बराबर है, हाँ ना? इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ये तो क्या आ गया? H2A माइनस इक्वल्स टू KH2, यानी 10 की पावर -7m। जब भी कोई पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक बेस आयनाइज होता है, तो जो सेकंड डिसोसिएशन से जो आयन मिलता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान कभी देखा है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा KH2 के बराबर होती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है? सेकंड डिसोसिएशन जो होता है उसमें जो आयन प्रोड्यूस होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा उसके उस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। ऑब्जर्व किया ये बात? जब भी कोई पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक बेस आयनाइज होगा, तो जो सेकंड डिसोसिएशन से जो आयन मिलेगा, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर होती है। हर बार होता है ऐसा। हाइड्रोलिसिस में भी यही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर वीक है तो हम नेक्स्ट डिसोसिएशन को इग्नोर करेंगे, ये दोनों बराबर होंगे, हमेशा कैंसिल करेंगे, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन KH2 के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो तीसरा डिसोसिएशन, तीसरी हाइड्रोलिसिस कंसिडर करें। HA-2 प्लस वाटर, इससे क्या बनेगा? H3A प्लस OH माइनस। अब देखो ये है CH1 के बराबर, है ना? है, और ये कितना है? 10 की पावर -7 के बराबर है। यस सर। तो हम KH3 को क्या लिखोगे? KH3 10 की पावर -14 अपॉन कौन सा? K1,
10 की पावर -4, तो ये तो वैल्यू आ रही है 10 की पावर -10। तो KH3 इज 10 की पावर -10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3A, और ये वैल्यू कितनी आ रही है CH1? 2.7 इंटू 10 की पावर -2, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -7। तो देखो 10 की पावर -17 डिवाइड बाय 10 की पावर -2 -15 डिवाइड बाय 2.7, हाँ ना। तो हम H3A की कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं कि ये 10 की पावर -15 डिवाइड बाई 2.7 m के बराबर है। सही है, हाँ है ना। तो ध्यान रखो पहला डिसोसिएशन में, पहला डिसोसिएशन को आप वीक जैसा, मोनोप्रोटिक जैसा इमेजिन करो, और उससे OH माइनस और उससे ये कैलकुलेट करो। सेकंड जो आयन आएगा उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन उसी के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर हो गई, हाँ है ना। अब थर्ड में क्या है कि वो आयन की कॉन्सेंट्रेशन KH2 ये लो, और ये तो OH माइनस पता है, इक्रोम कांस्टेंट लिखो और H3A की कॉन्सेंट्रेशन बताइयो, हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत टफ सवाल है, ये आयनिक के सबसे मुश्किल सवालों में से एक माने जाते हैं। तो इनको भी आप केस को पकड़ो, बेसिक पकड़ो, आसानी से कर सकते हो। अब इसमें कॉम्प्लिकेट किया जाता है कि H1 तो पता चल गया, H2 बताओ। अब H2 को सोचना है कि अगर ये CH1 है और डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस यहाँ H2 है, तो ये कितना बनेगा? CH1H2। तो इसको क्या लिखना चाहिए? ये CH1H2 के बराबर है। तो यहाँ से H1 क्या, H2 क्या लिख सकते हूँ? 10 की पावर -7 अपॉन CH1। CH1 OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, डिवाइड करोगे H1 मिल जाएगा। अब अगर ये H2 मिल जाएगा, ये CH1H2 है, ये CH1H2 है, ये या इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 आ चुकी है। अब अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस यहाँ H3 है, तो ये कितना बनेगा? या 10 की पावर -7 के टर्म में बताओ, ये 10 की पावर -7 है और डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस H1 है, तो ये कितना बनेगा? 10 की पावर -7 इंटू H3। यस सर। अगर ये C है और डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस H1 है, H3 है और ये C है, तो ये कितना बनता है? CH1 बनता, CH3 बनता है। तो ये 10 की पावर -7 है, तो इसको कितना बनना चाहिए? 10 की पावर -7 इंटू H3। तो उसको इक्वेट करके H3 निकाल सकते हो। आई बात समझ में? सर हाँ सर, कब कहाँ कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है, ऐसे कैसे ट्रैक रखेंगे? ऐसे कैसे ट्रैक रखेंगे? देखो सबसे पहले तो तुम्हें केस पहचानना है कि ये पॉलीप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड का केस है, सॉरी ट्राइप्रोटिक एसिड के सॉल्ट का केस है। तो यहाँ सॉल्ट हाइड्रोसिस होगी। अब हाइड्रोसिस फॉस्फेट आयन की वजह से होगी, यानी A3 माइनस की होगी, हाँ है ना। A3 माइनस एक वीक बेस है, तो आप इसको सीधा इमेजिन करो कि ये वीक बेस का केस है, वीक पॉलीएसिडिक बेस है। हाँ, बात समझ में? अब देखो जब भी कभी वीक पॉलीएसिडिक बेस आ जाए या वीक पॉलीप्रोटिक एसिड आ जाए, H+OH- मेनली पहले डिसोसिएशन से आएंगे, बाकी के डिसोसिएशंस को इग्नोर कर सकते हो। तो पहले डिसोसिएशन से ही H+ कंसिडर करो, मतलब इसको पहले डिसोसिएशन को आप सिंगल मोनोप्रोटिक बेस जैसा, सॉरी मोनोएसिडिक बेस जैसा ट्रीट करो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो उसको H की वैल्यू वहाँ लगभग नेग्लिजिबल ही होगी। तो ये जो है ये डिसोसिएट भी नहीं होगा और ये जो है ये बनेगा भी नहीं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी। अब इससे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाल लो, फिर इससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो। और ऑब्जर्वेशन है कि सेकंड डिसोसिएशन में जो आयन की, सेकंड डिसोसिएशन के बाद जो आयन मिलता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर आ जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? सर वो लास्ट वाला सर ये बता दीजिए सर, जो सर H3 कैलकुलेट करें। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये कितना बनेगा? CH3। तो CH3 को इसकी कॉन्सेंट्रेशन से इक्वेट कर दो और इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, तो H3 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक अलग टाइप के सॉल्यूशन को के केस में, जिसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर टर्म कहीं सुना है?
इकोनॉमिक्स पढ़ा है? शादी में वो बफर नहीं होता है, बुफे होता है। बफर स्टेट क्या होता है ये? जैसे दो बहुत बड़ी कंट्रीज के बीच में, हाँ, दो बहुत बड़ी कंट्रीज के बीच में स्टेट है तो उसको बफर स्टेट बोलते हैं। और कहीं डिमांड सप्लाई में सुना है? बफर स्टॉक कहाँ सुना है? मिलिट्री वगैरह। मिलिट्री या हर जगह बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक मतलब है कि मान लो एकाएक किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, जैसे कुछ दिन पहले पैरासीटामोल, डोयो वगैरह की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो जो सप्लायर्स रखते हैं वो इतना रखते हैं कि 3-4-5 दिन में वो सप्लाई कर सकें। पर अगर 10 दिन तक डिमांड बनी है तो क्राइसिस आ जाती है, क्योंकि फिर सप्लाई चेन टूट जाती है। सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है तो बफर स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली रखा जाता है, जिससे क्या हो कि कुछ डिमांड सप्लाई में कुछ अनबैलेंस आए तो हम उसको मेंटेन कर सकें। आई बात समझ में? तो बफर स्टॉक का सीधा मतलब ये है कि बफर से हम जो पोजीशन जो पहले से चल रहा है हम उसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? बफर स्टॉक जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो बफर स्टॉक में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी सप्लाई आती है, कोई भी चीज़ की सप्लाई सोचो तो क्या आपके पास डायरेक्ट आती है कंपनी से? कोई भी चीज़ आप इमेजिन करो, आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम सेलफोन यूज़ करते हैं, हमारे पास सेलफोन क्या सीधे सैमसंग भेजता है हमें? नहीं, वो छोटे सप्लायर्स को वो सिप करते हैं, सिप से फिर छोटे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास आता है, फिर वो सप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास शॉप में आता है ना? तो ये एक चेन बना हुआ है। अब कभी किसी चीज़ की सप्लाई बहुत बढ़ गई, मतलब डिमांड बहुत बढ़ गई, तो जो पहले से मार्केट में जैसा मेंटेन था उसको मेंटेन करने के लिए एक स्टॉक पहले से रखा जाता है, इसको कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, आई बात समझ में? वैसे ही बफर सोल्यूशन भी है। अब देखो, सोल्यूशन में जैसी कंडीशन है वैसे ही कंडीशन को बनाए रखे, उसमें चेंज को ना आने दे या चेंज को रेजिस्ट करे, तो हम वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं, क्या है वो? एक बफर सॉल्यूशन है। मतलब बफर सॉल्यूशन क्या करेगा? अपने सॉल्यूशन का माहौल बदलने नहीं देगा। अगर कोई बदलने की कोशिश करेगा तो वो डिमांड जो होगी उसके हिसाब से सप्लाई करेगा, और अगर कोई बदलना चाह रहा है उस सॉल्यूशन का पीएच या सॉल्यूशन का माहौल, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। अगर हम उसका पीएच मान लो बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो कुछ ऐसा करेगा कि पीएच क्या हो जाए? कम हो जाए। तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। और कब रेजिस्ट करते हैं? जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करोगे तो ये सॉल्यूशंस अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेंगे, मतलब ये अपना माहौल एज इट इज बनाए रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है, हाँ ना? एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है, और अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो गया है तो काम धंधा बंद। जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है, खाना पचना बंद, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? वो एक पीएच रेंज में होता है। आई बात समझ में? ब्लड जो है, हमारा ब्लड जो है, ये भी एक बफर सॉल्यूशन है। ब्लड में भी क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होता है। ब्लड भी अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, क्योंकि अगर ब्लड का पीएच वगैरह बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन वगैरह कोगुलेट कर जाता है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है उसको दिक्कत हो जाती है, वो काम धंधा करना बंद कर देता है। तो बफर सॉल्यूशन बहुत ही बायोलॉजिकली तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर लोग कई बार देखा होगा कि आपको मेडिकेशन जो देते हैं उसमें कहते हैं कि इसको खाली पेट खाना, इसको खाने के बाद खाना, इसको सोने से पहले खाना। तो उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट है कि कब बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होगी, और दूसरा होता है कि उस टाइम अपने स्टमक का मीडियम कैसा होता है। भाई बात समझ में? ब्लड का मीडियम कैसा होगा, तो उन सारी चीज़ों पे बहुत सारी रिएक्शन जो होती हैं, या सीधा कहो कि जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो पीएच डिपेंडेंट होती हैं। और अक्सर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज चाहिए होता है। तो बफर सॉल्यूशंस एक बढ़िया सिस्टम है जिनमें पीएच की वैल्यू बहुत चेंज नहीं होती। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने चेंज को रेजिस्ट करेंगे। अब देखो, एक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? तो एक बफर सॉल्यूशन ऐसी स्पीसीज होती हैं जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को अनचेंज रखने की कोशिश करती हैं। और ये कब कोशिश करती हैं?
तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करें तो इसमें क्या होगा कि बफर सॉल्यूशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो H+ और OH- का सप्लाई भी कर सकती हैं और उन्हें रिमूव भी कर सकती हैं। तो ऐसी स्पीसीज होती हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ अगर H+ की सप्लाई बढ़ी तो वो H+ रिमूव कर देते हैं, H+ की सप्लाई कम हुई तो H+ प्रोड्यूस कर देते हैं और OH- के साथ भी ऐसा ही वाइस वर्सा काम करते हैं। अब देखो बफर सॉल्यूशंस में होता क्या है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे इमेजिन करो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने रखा है एसिटिक एसिड 0.1 m, एसिटिक एसिड है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है और इसी के साथ इसका कॉन्जुगेट बेस भी रखियो। कॉन्जुगेट बेस हमने कैसे ऐड किया होगा, तो मान लो हमने सॉल्ट ऐड किया होगा, CH3CO -Na+ ऐड किया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है। अब देखो हम दो ऐसे यौगिकों को लेके आए जो H+ भी प्रोड्यूस कर सकता है और OH- भी प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ है ना, और H+ खा सकता है, H+ को कंज्यूम कर सकता है और ये OH- को कंज्यूम कर सकता है। तो हम दो ऐसी चीज़ों को लेके आए साथ में कि एक जो है कि वो H+ को प्रोड्यूस और OH- को कंज्यूम कर सकता है और दूसरा क्या है OH- को प्रोड्यूस और H+ को कंज्यूम कर सकता है, हाँ ना। अगर ऐसे योग रहे तो क्या pH के चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, क्या ये करेंगे। अब देखो ये सारे योग एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को हमने जब मिलाया तो हमने इनको ठीक ठाक मात्रा में मिलाया। अब देखो एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट के साथ अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है और ये मजे की बात है कि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों एक ही इक्विलिब्रियम के पार्ट बनते हैं। तो एसिटिक एसिड और ये H+, एसिटिक एसिड डिसोसिएट के ये प्रोड्यूस करता है। अब देखो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। अब अगर हमने इतना ज़्यादा सोडियम एसीटेट डाल दिया है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 m होगी। अब बताओ इसके प्रेजेंस में क्या एसिटिक एसिड खूब डिसोसिएट करेगा या बहुत कम डिसोसिएट करेगा? बहुत कम डिसोसिएट करेगा, पर कुछ तो करेगा, हाँ ना। ऐसा तो नहीं है कि जीरो करेगा, कुछ तो करेगा, पर क्या कहोगे, बहुत कम करेगा। मान लो इस बार हम अल्फा के टर्म में पहली बार नहीं जाएंगे, हम मान लेते हैं कि ये 0.1 में से X डिसोसिएट कर गया तो ये कितना बनेगा, कितना और बन जाएगा, 0.2 m + X बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, X बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों योग हैं। H+ है, एसीटेट आयन है एंड एसिटिक एसिड है। अब अगर हम इसमें इस सॉल्यूशन में बाहर से H+ ऐड करें, बाहर से मान लो मैंने 0.01 m H+ ऐड किया तो क्या करेगा ये H+ को, क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। जो 0.01 m H+ ऐड किया वो क्या वो पूरा डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा या उसमें से बहुत ज़्यादातर पोर्शन इधर चला जाएगा, ज़्यादातर पोर्शन कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, हाँ ना। थोड़ा बहुत H+ जो रहेगा वो आयनाइज्ड स्टेट में रह जाएगा। तो क्या जितना चेंज होना चाहिए था उतना चेंज होगा? मान लो हमने HCl ऐड किया, इस सिचुएशन में इसमें H+ ऐड किया, अब ये इनका इक्विलिब्रियम सेटअप है। H+ ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो H+ क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। H+ आयनाइज्ड स्टेट से जो H+ हम आयनाइज्ड स्टेट में ऐड करें वो H+ इस एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होके अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और जितना भी कन्वर्ट हो गया उसकी वजह से तो पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेगा कौन फर्क, जो बचा हुआ, जो रिमेनिंग, अब जब दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो जो बचा हुआ H+ है वही पीएच को अफेक्ट कर पाएगा। तो जितना ऐड किया क्या वो सारा पीएच को अफेक्ट किया? नहीं, उसमें से जो थोड़ा सा बचेगा वही अफेक्ट करेगा, हाँ है ना। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, H+ को कंज्यूम किया, यानी हमने एसिड ऐड करके H+ बढ़ाने की कोशिश की,
पर क्या हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना H प्लस इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम पर, या उससे कम H प्लस इंक्रीज होगा? उससे कम होगा। यानी इन्होंने चेंज को होने दिया या रेजिस्ट किया? रेजिस्ट किया। दैट्स व्हाई वी कॉल देम बफर। एक केस और इमेजिन कर रहा हूं, हम इसमें ऐड करें बेस। अब बेस ऐड करोगे तो क्या होगा? H प्लस है, OH माइनस है, दोनों क्या खेलेंगे? H2O बनाएंगे, पानी बनाएंगे। H प्लस यहां से कम होगा, एसिडिक एसिड क्या होगा? आयनाइज जाएगा, आयनाइज जाएगा। H प्लस वो खाया जाएगा, ये डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस करता जाएगा, हाँ है ना? अब देखो जितना H प्लस खाया है उतना पूरा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ है ना? पर क्या है कि मान लो हमने 0.1 में OH मास ऐड किया, तो हम सोच रहे थे कि OH मास की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी, पर क्या OH मास की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल बढ़ जाएगी, 0.01 m बढ़ जाएगी? तो नहीं, OH मास को ये कंज्यूम भी कर जाएगा, हाँ ये बात समझ में? और OH मास को कंज्यूम कर गया तो जितना pH चेंज होना चाहिए था उतना नहीं होगा, उससे काफ़ी कम होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने में चेंज को सपोर्ट करेंगे या रेजिस्ट करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। आई बात समझ में? अब देखो ज़रा यहाँ इस केस को समझो। मान लो K की वैल्यू 10 की पावर -5 है। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकली देखना चाह रहे हैं कि जो बात हम लॉजिकली कह रहे हैं वो न्यूमेरिकली कितनी वैलिड है। हमने इसका 1 लीटर सोल्यूशन लिया, चलिए इसका K 10 की पावर -5 है। अब मैं 2-3 बातें सोच रहा हूँ, तुम लोग मेरे को सपोर्ट करना। 0.1 m, केवल अगर 0.1 m एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता, केवल एसिड का, तो अल्फा कितना आता? 10 की पावर -2, यानी H प्लस कितना आता? 10 की पावर -3। ये कितना आता? 10 की पावर -3, हाँ है ना? अभी क्या होगा? 10 की पावर -3 से ज़्यादा या 10 की पावर -3 से कम? कम, क्योंकि ये भी इसको भी ऐड किया है। इमेजिन करो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम सेटअप था और आपने इसको ऐड कर दिया सोडियम एसीटेट को, तो ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। यानी अभी जो ये x आ रहा होगा वो 10 की पावर -3 से भी कम होगा, काफ़ी कम होगा, हाँ है ना? चलो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम इग्नोर करके 0.2 मान दिए और इसकी वैल्यू इग्नोर करके 0.1 मान दिए, मान सकते हैं? अभी अगर गलत माना होगा तो अभी रिजल्ट दिख जाएगा। अब देखो K को क्या लिखोगे? तो K इज 10 की पावर -5 और ये है x इंटू 0.2 अपॉन 0.1 के बराबर, हाँ है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 10 की पावर -5 अपॉन 0.2, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -5 m। हमने सही माना है गलत माना? हमने जो एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन सही था या गलत था? सही था। अरे 0.2 इंटू 5 0.2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -5 को 0.2 मानो तो क्या गलत किया? क्या कह रहे हो? वो सिर्फ ओह हाँ केवल 2 होगा, तो ये वैल्यू 10 की पावर -6 आ जाएगी। ये तो और बढ़िया हो गया, हाँ है ना? 5 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है। क्या किया? बहुत सही काम किया, गलत काम किया? सही काम किया, हाँ है ना? अब सोचो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें टू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 0.01 मोल H प्लस इज एडेड। 0.01 मोल H प्लस अगर हमने ऐड किया तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि भैया एसिटिक एसिड है और ये है एसीटेट आयन और ये है H प्लस। ये कितना था? तो 0.2। ये कितना था? तो 0.1। और ये इक्विलिब्रियम पर कितना था? तो 5 इंटू 10 की पावर -6। और हमने कितना और ऐड कर दिया? 0.01, हाँ है ना? तो 5 इंटू 10 की पावर -6 को भूल जाए, ये इतना ही हो गया। और इसका K है 10 की पावर -5। अब K 10 की पावर -5 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन का K का क्या कहोगे? 10 की पावर +5, हाँ है ना? तो अब ये क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी।
बैकवर्ड जाएगी तो ये लगभग कंज्यूम हो जाएगा, पर क्या एग्जैक्टली 0 होगा? नहीं होगा। मान लो जो बचेगा वो कितना है? y है, हाँ ना। ये कितना कंज्यूम हो जाएगा? तो 0.01 ये लगभग कंज्यूम होगा, तो ये 0.19 बच जाएगा, हाँ ना। और ये कितना बन जाएगा? 0.11। देखो ध्यान से, हमने 0.01 मोल H प्लस ऐड किया 1 लीटर में, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमने कर दी कितनी? 0.01। पक्का है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगी? अरे इक्विलिब्रियम बना हुआ है और आप H प्लस ऐड करोगे, एक प्रोडक्ट ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है? बैकवर्ड जाता है। ये बैकवर्ड जाएगा तो कंज्यूम करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन का के क्या कहोगे? 10⁻⁵ है, हाँ ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन तो खूब जाएगी, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो लगभग कंज्यूम हो जाएगा। तो ये लगभग क्या होगा? कंज्यूम, लगभग कंज्यूम, पर एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। पर कह सकते हैं कि इसका लगभग 0.01 m कंज्यूम होगा, तो इसका भी 0.01 m कंज्यूम होगा, और इसका कितना बन जाएगा? 0.01 m। और फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब फिर से Ka लिखो, तो Ka की वैल्यू आएगी 10⁻⁵, इसको कहोगे 0.19 इंटू y अपॉन 0.11। y की वैल्यू बताओ कितनी है? y की वैल्यू क्या कहोगे? 11/19 इंटू 10⁻⁵। H प्लस में कितने का चेंज हुआ? ये 5 इंटू 10⁻⁶ था, और ये कितना हो गया? 11/19 इंटू 10⁻⁵। और हमने H प्लस ऐड कितना किया था? 10⁻² ऐड किया था, हाँ ना। तो हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में कितना इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे? 10⁻², हाँ ना। पर इंक्रीज हुआ कितना? 10⁻⁵ के रेंज में, मतलब बहुत कम इंक्रीज हुआ, हाँ ना। तो इस सोल्यूशन ने क्या किया? पीएच के चेंज को सपोर्ट किया है, रेजिस्ट किया? रेजिस्ट किया। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्या? ये लोग कौन है? बफर सोल्यूशन है। आई बात समझ में? अब देखो, अगर एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट हैं तो इसको कह सकते हो कि ये वीक एसिड है, और ये कौन है? उसी का कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस दोनों ठीक ठाक मात्रा में है। ठीक ठाक मतलब दोनों में से एक दूसरे को, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, हाँ ना। दोनों ठीक ठाक मात्रा में, जिसको क्या कहोगे कि ये जो सिस्टम होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और इस सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि ये एक बफर सॉल्यूशन है। वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसी का कॉन्जुगेट एसिड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए और अमोनियम क्लोराइड ले लिया जाए तो भी तो यही काम हो जाएगा, हाँ है ना। वो भी बफर बना लेंगे। तो बफर सॉल्यूशंस में देखोगे कि बफर सॉल्यूशंस में क्या होता है कि वीक एसिड और उसका क्या हो, साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये देखो, दोनों में से कोई भी ऐसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि आप एक को इग्नोर कर दो, दोनों ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए। तो वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस अगर है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, अगर ये दोनों सॉल्यूशन में फाइनली बचते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो बफर बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वीक बेस हो, वीक बेस और साथ में क्या हो, उसका कॉन्जुगेट एसिड, तो भी तो बफर का काम चल सकता है, हाँ ना। जैसे अगर हम एक सेकंड केस इमेजिन करें, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डिसोसिएट होकर बना रहा है अमोनियम क्लोराइड, डिसोसिएट होकर बना रहा है अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। मान लो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m रखी और इसकी रखी 0.2 m। अब अगर हम थोड़ा सा H प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा? H प्लस OH माइनस के साथ एसिड बेस खेल देगा, हाँ है ना। और H प्लस जब OH माइनस के साथ एसिड बेस खेल देगा तो OH माइनस तो कंज्यूम हो जाएगा, तो ये और डिसोसिएट होकर OH माइनस प्रोड्यूस कर देगा, हाँ है ना। H प्लस हमने ऐड किया तो इसने OH माइनस को ये OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करता गया और ये सप्लाई करता गया,
हमने OH मास ऐड कर दिया तो ये इसके साथ कंबाइन करता गया और कंबाइन करके NH4OH बना दिया। तो ये भी अपना pH क्या करेगा, चेंज को रेजिस्ट करेगा। हाँ है ना। दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। बफर सॉल्यूशन का pH चेंज ही नहीं होता है, फॉल्स होता तो है। बफर सॉल्यूशंस में चेंज काफी कम होता है, ट्रू है। बफर सॉल्यूशन अपने चेंज को रेजिस्ट करते हैं। आई बात समझ में, बफर सॉल्यूशंस अपने pH के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। करेक्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा बफर है कौन सा नहीं है। ध्यान से, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। कौन सा बफर है कौन सा नहीं है, तो बफर में क्या कर देना है कि वीक एसिड बचना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेट बेस बचना चाहिए, या तो वीक बेस बचना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेट एसिड बचना चाहिए। अच्छा, एक रिएक्शन तुम लोगों को मैंने बहुत पहले बताई होगी कि अगर हम एक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें तो क्या होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है और वीक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर एक सॉल्ट में वीक बेस ऐड कर दे, एक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दे तो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस और वीकर बेस जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा होता है। चलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। पहले केस NaOH, देखो ध्यान से, आप बस क्वेश्चन को बस समझ लोगे ना तो जवाब फटाफट बता दोगे। इसको मिक्स किया एसिटिक एसिड के साथ, NaOH, और इसको मिक्स किया एसिटिक एसिड के साथ। पहले तो देखो मिक्स करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। अच्छा, छापने की जरूरत अभी नहीं है, मिक्स करोगे तो रिएक्शन होगी। अब देखो एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने हैं, मल्टीप्लाई करो। अरे 3 × 100 करोगे, ये तो 5 × 3 यानी 15 हो जाएगा। इसके मिलीमोल कितने हैं, 10। खत्म कौन होगा, NaOH। हाँ है ना। एसिटिक एसिड बचेगा और जो एसिटिक एसिड और NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। तो अल्टीमेटली क्या क्या बचेगा, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। हम रिएक्शन देख सकते हैं कि NaOH प्लस एसिटिक एसिड ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं सोडियम Na प्लस CH3COO माइनस। ये देखो कितना था, कितना 10 मिलीमोल। तो ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये 10 मिलीमोल था और ये कितना था 15 मिलीमोल। फाइनली क्या बचेगा, तो ये खत्म, ये कितना बनेगा 5 मिलीमोल और ये कितना बचेगा, ये कितना बनेगा 10 मिलीमोल्स। क्या ये बफर है, देखो वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, दोनों ठीक ठाक मात्रा में है। दोनों में अब देखो 5 और 10 है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C आएगी तो उसकी 2C आएगी। हाँ है ना, बफर है। है, ये तो बफर है, ये तो एक बफर सॉल्यूशन है। अब इसके pH, इसमें अगर H+OH मास ऐड करोगे तो उस चेंज को क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने एसिड और उसी का सॉल्ट ही मिला दिया, एसिटिक एसिड और उसका क्या मिला दिया हमने, सॉल्ट ही मिला दिया। तो ये तो श्योरली बफर होगा। अरे हाँ है ना, एसिटिक एसिड होना चाहिए और उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। हाँ है ना। तो कॉन्जुगेट बेस CH3COO Na से CH3COO माइनस आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो इससे आ गया कॉन्जुगेट बेस और ये क्या है, एसिड ही है, ये तो डायरेक्टली बफर होगा। हाँ है ना, इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम मिलीमोल्स नहीं चेक करेंगे, मतलब अगर बहुत कम होंगे तो? बहुत कम तो हो ही नहीं सकता ना। देखो हाँ, दिख रहा है 10, इस केस में नहीं। हाँ। अगर किसी केस में वो भी तो चेक, वो दिख जाएगा 10 की पावर माइनस दिख जाएगा। ठीक है, ये वाले केस में देखो NH4OH में HCl ऐड किया, NH4OH के मिलीमोल कितने, 1। HCl के मिलीमोल कितने, 10। पक्का। अब देखो NH4OH प्लस HCl, NH4OH प्लस HCl एसिड बेस होगा, NH4Cl प्लस वाटर बनेगा। अब बताओ, इसके मिलीमोल हैं 1 और इसके मिलीमोल है 10, ये खत्म हो जाएगा, ये 9 बचेगा और ये कितना बनेगा, 1 बचेगा। क्या ये बफर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, वीक बेस ही नहीं है।
हाँ है ना, Yes, sir. है ही नहीं, Yes, sir. तो बफर तो नहीं हो सकता। ये केस कह सकते हैं कि ये केस बफर नहीं है। आई बात समझ में? बफर की ये वीक बेस ठीक ठाक मात्रा में और कॉन्जुगेट एसिड ठीक ठाक मात्रा में। तो ये तो ठीक ठाक मात्रा में है, पर ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट में। इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश होगा तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, तो यहाँ पर तो सॉल्ट हाइड्रोस, यहाँ पर तो बफर नहीं बनेगा। अगला देखो, NH4OH और HCl, यही रिएक्शन है। Yes, sir. NH4OH के मिलीमोल कितने हो गए? 10। HCl के मिलीमोल कितने हो गए? 12.5. 12.5। फिर से क्या बफर होगा? तो ये खत्म, NH4OH खत्म, Yes. ये कितना बचेगा? 2.5. 2.5। ये कितना बनेगा? 10. कितना बनेगा? ये तो 10 बनेगा। क्या ये बफर है? No, sir. वीक बेस का सॉल्ट तो है, पर वीक बेस का सॉल्ट तो है, पर वीक बेस है क्या? No, sir. वीक बेस तो खत्म हो चुका है, Yes, sir. तो ये भी बफर नहीं है। ये वाला केस NH4OH को मिक्स किया NH4Cl के साथ, क्या ये बफर है? Yes, sir. है? Yes, sir. ये तो वीक बेस है और उसके कॉन्जुगेट एसिड है, ये तो बफर है। ये वाला केस देखो, NH4OH और 150 ml 0.5 NH4HCl, तो यहाँ NH4OH के मिलीमोल कितने हो गए? 10, और इसके मिलीमोल कितने हो गए? 7.5। NH4OH बचेगा, Yes, sir. NH4Cl भी बनेगा। Yes, sir. ये 10 है और 7.5 है, 2.5. तो ये 2.5 बच जाएगा, और NH4Cl कितना? 7.5 बन जाएगा, तो ये भी बफर है। Yes, sir. ये देखो 100 ml 0.1 m NH4Cl और इसमें ऐड किया हमने NaOH। ये क्या है? NH4Cl में ऐड किया NaOH। तो NaCl plus NH4. हाँ, रिएक्शन तो होगी। अब ये क्या होगी? तो NH4Cl एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? वीक बेस का। Base का. और ये कौन है? Strong base. स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक को भगाएगा, अपना सॉल्ट बनाएगा, Yes, sir. और वीक भाग के NH4OH और सॉल्ट बनेगा NaCl। NaOH के मिलीमोल देखो कितने? 5, 5. और NH4Cl के मिलीमोल 10। खत्म कौन हो जाएगा? NaOH. ये कितना बचेगा? 5. 5। ये कितना बन जाएगा? 5. 5। बफर है? Yes, Yes, sir. sir. है बफर है। Yes, Yes, sir. sir. यस वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो हमने NH4Cl में NaOH ऐड किया। अब फिर लगा यार ये तो सॉल्ट है, वीक बेस ने सॉल्ट बनाया है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? So strong base. सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अपना सॉल्ट बनाएगा और वीक बेस को बाहर कर देगा। Yes, sir. सोडियम एसीटेट में ऐड किया HCl, क्या बफर बन सकता है? तो पहले देखो क्या रिएक्शन होगी। Yes, sir. Yes. ये HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये एसिटिक एसिड बनाएगा, और एसिटिक एसिड साथ में NaCl। Yes, sir. अब देखो क्या बनना चाहिए? इसके मिलीमोल कितने? 10, और HCl के मिलीमोल कितने हो? 5। HCl खत्म, ये बच गया 5, ये बन गया 5। तो एसिटिक एसिड 5 है, सोडियम एसीटेट भी 5 है, दोनों ठीक ठाक अमाउंट में है, ये तो बफर बन जाएगा। Yes, sir. तो ये भी बफर है, ये भी बफर है। अच्छा, HCl प्लस NaCl ये HCl प्लस NaCl Sir, एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी तो है, strong. सर नहीं होगा। Strong acid है. स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम HCl के साथ NaOH लेंगे तो बफर नहीं बनेगा। HCl प्लस NaOH, या ऐसा करें NaCl प्लस NaOH ले लें, NaCl प्लस NaOH या NaCl प्लस HCl, क्या ये दोनों में से कोई बफर बनाएगा? नहीं। बफर कब बनेगा? वीक एसिड या वीक बेस हो। ये वीक इनमें से कोई नहीं है, तो ये कोई भी बफर नहीं बना सकता।
तो बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, वीक एसिड हो तो उसी का कॉन्जुगेट बेस भी ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए। अब ठीक ठाक मात्रा में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एसिटिक एसिड भी ले लूं या HA भी ले लूं, या एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, हाँ एसिटिक एसिड का भी केस ले लूं तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके एसिटेटाइन बनाएगा। एसिटिक एसिड 0.1 m लिया तो देखो H प्लस आ रहा है 10 की पावर -3, यानी एसिटेटाइन भी कितना आएगा 10 की पावर -3। तो वीक एसिड भी है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी तो आएगा, हाँ है ना। अरे एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है और H प्लस प्रोड्यूस हुआ इससे 10 की पावर -3। अब जितना H प्लस प्रोड्यूस होगा उतना ही A-3 प्रोड्यूस होगा, तो ये भी 10 की पावर -3 है और ये कितना है 10 की पावर -1। तो ये क्या है, इसके कंपैरिजन में कंपेरेबल है, ये 10 की पावर -1 है और 10 की पावर -3 के आसपास आ रहा है। तो हम ये तो बहुत कम अमाउंट में है, तो क्या इसको बफर कहोगे, नहीं ये बफर नहीं है। आई बात समझ में। तो ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए तभी वो एक बफर का काम करेगा। ठीक ठाक मात्रा में होंगे तब वो बफर का एक बढ़िया काम करेगा, और ठीक ठाक मात्रा में नहीं है तो वो बफर नहीं बनेगा बढ़िया। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि हम कब बफर कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। अब देखो बफर सॉल्यूशंस में को हम दो तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एसिडिक बफर, जब एक वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस हो, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड, तो इस बफर को क्या कहोगे, एसिडिक बफर है। जैसे CH3COH का 0.1 m है और 0.2 m है CH3COOH माइनस का, तो वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, तो क्या इसको बफर कह सकते हैं, हाँ ना। सही। अब हम इसको जनरल केस कह देते हैं कि मान लो कि ये C1m है और ये C2m है, ये C1m है और ये है C2m। अब अगर हम इसको डिसोसिएट कराएं तो एसिटिक एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ACOH, और ACOH को डिसोसिएट कराया तो ये बन गया ACO माइनस एंड H प्लस, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को कहते हैं K, हाँ ना। ये C1m है और ये है C2m। अब हम अल्फा वगैरह के टर्म में नहीं खेलेंगे। अब देखो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब तुमको क्या लगता है कि हाँ सर ये AC क्या है? एसिटिक एसिड को बेटा AC, अब देखो ये C1m है और ये C2m है। अगर ये C2m नहीं होता तो ये ठीक ठाक कुछ मतलब ये डिसोसिएट करता, और C2 अगर हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो इसका एक क्रम कहाँ आएगा, बैकवर्ड, तो इसका डिसोसिएशन तो क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा, हाँ ना। तो वैसे ये C1m है, या इसके लिए चाहिए एक और नोटेशन यूज़ किया जाता है कि ये एसिड है, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने A मान लिया, और ये बेस है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने मान लिया B। ये AM है और ये BM है। अब देखो AM और BM, ये A है और हमें ये पता चल चुका है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ बहुत कम होगा। मान लेते हैं कि ये X अमाउंट डिसोसिएट कर गया, और अगर हम इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इसको अल्फा एक्स लिखो, अल्फा ए लिखोगे, पर मैं अल्फा अल्फा नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक्स का टर्म में लिख रहा हूँ। ये पहले से बी है, अगर ये एक्स कंज्यूम हुआ तो ये कितना बनेगा, बी प्लस एक्स, और ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा। अब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी, एक्स विल बी स्मॉल,
और x अगर स्मॉल होगा तो हम a माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली a लिख सकते हैं और b प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली b लिख सकते हैं, है ना। चलो ज़रा इसका k का एक्सप्रेशन लिखो। k विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ACO एसिटिक एसिड अप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। लिखेंगे यहां से यूज करके H प्लस निकाल सकते हो, H प्लस मिल जाए तो pH निकाल सकते हो। चलिए आयनिक में फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो चलिए मैं एक फॉर्मूला भी बना देता हूँ। तो Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ACOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ACO माइनस इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। आप दोनों तरफ ज़रा नेगेटिव योग ले लो, क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव योग लोगे तो ये तो pH हो जाएगा। या इसको इधर लिखिए, दोनों तरफ नेगेटिव योग लिया तो नेगेटिव योग ऑफ H प्लस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव योग ऑफ Ka एंड नेगेटिव योग ऑफ ACOH यानी एसिटिक एसिड अपॉन नेगेटिव योग ऑफ एसिटेटाइन, है ना। इसको क्या कहोगे, pH, इसको क्या कहोगे, pKa। इसको लॉग, इसको रिवर्स कर दो तो लॉग ACO माइनस अपॉन ACOH कर सकते हो, है ना। अब देखो इसको ACO माइनस को क्या कहोगे, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, सॉल्ट नहीं कहना, सॉल्ट कहोगे तो कांड होगा, इसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। और इसको क्या कहोगे, एसिड, है ना। ये दोनों सेम सॉल्यूशन में है क्या, यस सर, दोनों ही अगर सेम सॉल्यूशन में है तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। यस सर, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हो, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, निपट जाएगा। तो हम pH को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि pH इज pKa प्लस log ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस या मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोल्स ऑफ एसिड, है ना। ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये फॉर्मूला भी चलेगा, आई बात समझ में। और ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। और तुम्हें ACO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और ACOH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक और टेक्निकली ध्यान देना है कि ACO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और ACOH की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आ रहा है, दोनों सेम सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का मोल्स का रेशियो ले सकते हो और उसी को यूज़ करके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, है ना। और H प्लस मिल जाएगा तो pH बता सकते हो, या अगर फॉर्मूला स्पेसिफिक जाना है तो ऐसा कर सकते हैं। आई बात समझ में। सर हाँ, यहाँ हम लोग वीक एसिड लिखेंगे ना, क्या, यहाँ हम लोग वीक एसिड लेंगे ना। अरे बेटा बफर बन रहा है, एसिड अपना वीक है तो कॉन्जुगेट बेस भी क्या होगा, एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस भी क्या होगा, वीक ही होगा। अरे एसिड वीक होता है तो कॉन्जुगेट बेस भी कैसा, वीक होगा। अगर वाटर में वीक एसिड का काम कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा, ठीक है। आई बात समझ में, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो pH का फॉर्मूला आ रहा है pKa प्लस समथिंग। मान लो हमने इनके मोल्स 1 ले लिए या मोल्स बराबर ले लिए, बराबर ये x लिया तो ये भी x, सॉरी ये अगर हमने ये जितना लिया उतना ये ले लिया, ये n लिया तो ये भी n ले लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। pH इक्वल टू कितना, pK, अगर pK 10 हो तो pH कितना आएगा, 10, pK 10 हो तो pH कितना आएगा, 10, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। नाम क्या रखा है, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का नाम एसिडिक इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसका pH 7 से कम होता है। एसिडिक बफर का नाम एसिडिक बफर क्यों रखते हो, तो ये कॉम्पोजिशन वाइज रखते हैं। कॉम्पोजिशन इसका क्या है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो कॉम्पोजिशन की वजह से इसको क्या कहते हैं, एसिडिक बफर। पर इसका pH क्या हो सकता है,
बेसिक हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। pK 5 हो तो, और ये दोनों बराबर हो तो pH 5 आ जाएगा। pK 7 हो तो न्यूट्रल आ जाएगा, हाँ है ना। तुम लोगों ने POC किया होगा, नो सर। एक रिएजेंट यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl3, एक करेंगे जब POC पढ़ोगे तो न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हैं, और वो कैसा होता है, तो न्यूट्रल FeCl3 का pH सॉल्यूशन का pH 7 होता है। तो बफर सॉल्यूशन जो है उसका pH कुछ भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। उस बेसिस पे हम उसका नेमिंग नहीं करते। हम ये नेमिंग एसिडिक बफर क्यों कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन की वजह से। क्या एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो सकता है, यस बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक बेसिक बफर का सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो सकता है, हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, हो सकता है। तो बफर पे ये फॉर्मूला देखोगे, और ये फॉर्मूले को याद करना, ठीक है, याद करोगे तो बेटर है। अदरवाइज सीधे यहाँ तुम्हें अगर एसिटेट और ACOH पता है, ये दोनों पता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स पता है, तो यहाँ से सीधा H+ निकालो, और H+ मिल गया तो सीधा pH निकालो, हाँ है ना। और यहाँ ध्यान देना, ये मोल्स का भी रेशियो चाहिएगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आता है मिक्सिंग का, एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन दिया और एक सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन दिया, या ये वाली जो प्रॉब्लम की हमने, मिक्स किया, pH निकालना है। तो अब क्या हम दो एक्स्ट्रा स्टेप भी करेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, जरूरत है क्या, नो सर। हमें रेशियो की जरूरत है। यस ये है 10 मोल और ये है 10 मिलीमोल और ये है 5 मिलीमोल, एसिटेट एनिस 10 मिलीमोल और ये है 5 मिलीमोल, तो pH क्या कहोगे, 10/5, यस यानी pKa + log2, यस सर। या H+ बताना हो तो H+ क्या कहोगे, ये 5/10 है, ये 5 है और ये 10 है, यस तो ये क्या हो गया, Ka/2 इज H+, pH मिल गया फटाफट। आई बात समझ में। बफर सॉल्यूशंस पहचान लोगे, यस वीक एसिड और उसमें वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस दोनों ठीक ठाक अमाउंट में होने चाहिए। दूसरी बात, बफर सॉल्यूशंस का जो नेमिंग है वो उनके सॉल्यूशन के नेचर से नहीं है, वो उनके कॉम्पोजिशन से है, और बफर सॉल्यूशन अपने pH के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। यस सर। चलिए, आज के क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।